हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ब्रांच के जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में बताऊंगा, सेल पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यूनिट सेल के बारे में बताया, यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन किया कि यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक होते हैं, सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं जिसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक आते हैं और एंड सेंटर्ड क्यूबिक आते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक अलग सा यूनिट सेल देखेंगे जिसका नाम है हेक्सागोनल यूनिट सेल, जिसका शेप बिल्कुल एक हेक्सागोनल प्रिज्म के समान होता है। और इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। आप कहिएगा हेक्सागन में टोटल 12 कॉर्नर होते हैं तो यहाँ पर 12 एटम्स आपको दिखेंगे, हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम्स आपको दिखेंगे। इसके साथ में 3 एटम जो होते हैं वो सेंट्रल पोर्शन पर होते हैं और इनके साथ में 2 एटम्स जो होते हैं वो 2 अपोजिट फेसेस में होते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था यदि एटम्स कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पर पाए जाए तो इसको हम लोग सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। और जब एटम्स कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस में पाए जाते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, तो इसको क्यूबिक यूनिट सेल के टर्म में एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। मतलब यहां जब हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात होगी तो यहां कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी आपके एटम्स है और एंड में भी आपके एटम्स है, इसलिए इसको ना तो सेंटर्ड हेक्सागोनल यूनिट सेल बोले और ना तो इसको एंड सेंटर्ड हेक्सागोनल यूनिट सेल बोले। इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सेंटर्ड हेक्सागोनल यूनिट सेल। मतलब हेक्सागोनल यूनिट सेल ना तो बॉडी सेंटर्ड होता है ना ही एंड सेंटर्ड होता है, ये एक तरीके से मिक्स्ड सेंटर्ड हो जाता है। चलिए अब इसमें पूछा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका रैंक क्या होगा। रैंक के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, रैंक ऑफ यूनिट सेल मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर में जितने एटम्स की संख्या प्रेजेंट होती हैं वही यूनिट सेल का क्या होता है, रैंक होता है। मतलब आपको यूनिट सेल का यदि रैंक निकालना है तो आपको नंबर ऑफ एटम्स की संख्या यूनिट सेल के अंदर में क्या होगी उसको निकालना पड़ेगा। तो आप अगर इस फिगर को देख रहे होंगे तो इस फिगर से आप कहिएगा कि सर इस फिगर में 12 कॉर्नर वाला दिख रहा है और 3 15 सेंटर वाला दिख रहा है और 2 18 फेस वाला दिख रहा है। 12 3 15 और 2 17 फेस वाला दिख रहा है। मतलब टोटल एटम की संख्या 17 नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी तो यूनिट सेल होगा, इसके इधर भी तो यूनिट सेल होगा, इसके पीछे में भी तो यूनिट सेल होगा, इसके बगल में भी तो यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल के क्लास को जाके देख लीजिए, मैंने आपको बताया था। तो ये जो एटम है इसका केवल कुछ ही पोर्शन इस यूनिट सेल के अंदर में है, इसका बाकी का जो पोर्शन है ये दूसरे यूनिट सेल में चला गया। तो नंबर ऑफ एटम्स की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक कॉर्नर वाले एटम्स का कितना पोर्शन इस यूनिट सेल में है वो पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद टोटल कॉर्नर वाले एटम्स के साथ उसको गुना करना पड़ेगा तो टोटल कॉर्नर एटम्स की संख्या निकलेगी। उसी तरीके से फेस वाला एटम्स का कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में होगा और कितना पोर्शन दूसरे यूनिट सेल में होगा ये भी देखना पड़ेगा। और मैंने बताया था क्यूबिक यूनिट सेल में ही कि फेस पर जो एटम्स होते हैं उसका आधा पोर्शन ही एक यूनिट सेल में होता है, इसके ऊपर जो हेक्सागन बनेगा इसका आधा पोर्शन उस यूनिट सेल में चला जाता है। तो एक फेस वाले एटम का आधा पोर्शन यूनिट सेल में है तो दूसरे फेस वाले का भी कितना होगा, आधा ही अंदर होगा। तो दोनों को जब मिला लेंगे तो ये एक एटम के बराबर हो जाएगा, आधा इसका और आधा इसका। तो टोटल फेस वाले एटम्स का कितना अंदर में है तो एक एटम के बराबर है। उसी तरह से सेंटर वाले एटम का पूरा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर में है। तो आप बोलिएगा 3 सेंटर एटम्स इस यूनिट सेल के अंदर में है, इन दोनों का मिला के टोटल एक एटम इस यूनिट सेल के अंदर में है। अब आपको निकालना पड़ेगा
कि कॉर्नर वाले का कितना पोर्शन इस यूनिट सेल के अंदर में है, जो निकलेगा कंट्रीब्यूशन उसको 12 से गुना करेंगे तो टोटल कॉर्नर एटम्स की संख्या इस यूनिट सेल के अंदर में आ जाएंगी। क्यूबिक यूनिट सेल में बताए थे कि कॉर्नर पर जो एटम्स होते हैं, कॉर्नर पर जो एटम्स होते हैं उसका केवल 1/8 भाग ही यूनिट सेल के अंदर में आता है, लेकिन हेक्सागन में देखना पड़ेगा। तो हेक्सागन में देखने के लिए सबसे पहले क्या किए, हमको ये बताओ ये एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। इस स्फेयर का आधा भाग तो यूनिट सेल के बाहर हो गया, ये केवल आधा भाग तुमको दिख रहा है, इस आधा भाग में भी केवल इतना ही भाग ना इस यूनिट सेल में है। तो हम क्या करते हैं, इस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में है इसको बनाने के लिए सबसे पहले वो हेमीस्फीयर बना देते हैं। ये तुम्हारा सेंटर लाइन हो गया, ये तुम्हारा सेंटर हो गया, ठीक है। देखो ये सेंटर हो गया, मान लो तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। पढ़े हो ना हेक्सागन में। तो यहां से और यहां से एक लाइन खींच लो, ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। अब हमको ये बताओ केवल यही पोर्शन ना इस यूनिट सेल के अंदर में है, मतलब ये जो रीजन तुमको नजर आ रहा होगा, ये जो रीजन तुमको नजर आ रहा है, ये पूरा जो स्फेरिकल एटम था इसका केवल इतना भाग ही ना इस यूनिट सेल के अंदर में है। बोलो तो तुम बोलोगे ये कितना होगा, तो बोलेंगे कि ये जो भाग है, ये जो हेमीस्फीयर इस पूरे यूनिट सेल का आधा है, और ये जो पोर्शन होगा ये मान लो 120 है, टोटल 360 होता है, तो 120 360 का कितना भाग होगा, 1/3। तो ये जो पोर्शन होगा ये हेमीस्फीयर का कितना होगा, तो बोलोगे 1/3। और ये जो पोर्शन है इस पूरे स्फीयर का कितना होगा, तो बोलोगे गुना 1/2। कैसे, देखो ये हेमीस्फीयर जो है इस पूरे स्फीयर का कितना भाग, 1/2, और इस 1/2 में ये कितना भाग, तो बोलेंगे इस 1/2 का ये 1/3 भाग है। फिर से सुनो, ये पूरे स्फीयर का ये हेमीस्फीयर कितना भाग, तो बोलेंगे 1/2, और ये जो 1/2 है इस पूरे स्फीयर का ये कितना भाग, तो इस 1/2 का ये जो भाग है ये 1/3 है। क्यों, क्योंकि ये 120 और ये 360 है। तो ये जो भाग हुआ इस पूरे स्फेरिकल एटम का कितना हो गया, 1/6 हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर इन यूनिट सेल, किसके लिए, हेक्सागन के लिए, हो जाता है 1/6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर इज इक्वल टू, टोटल 12 था, तो 12 गुना 1/6 मतलब 2, ठीक है। अच्छा, बॉडी पर नंबर ऑफ एटम एट सेंट्रल पोर्शन इज इक्वल टू 3। सेंट्रल पोर्शन पर कितने एटम है, 3, और तीनों इस यूनिट सेल के अंदर में है क्योंकि सेंटर पर है। तो नंबर ऑफ एटम्स की संख्या सेंट्रल पोर्शन पर 3 हो गई, तो एटम्स की संख्या 3 हो गई। अच्छा, फेस वाले का बता चुके, आधा भाग ही अंदर होता है, आधा इसके ऊपर भी तो एक हेक्सागन होगा, बोलिए। तो इस एटम का आधा भाग इस यूनिट सेल के अंदर में चला जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट फेस ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 1/2, और टोटल कितना फेस पर एटम है, 2। तो आप बोलिएगा नंबर ऑफ एटम बराबर नंबर ऑफ एटम एट फेस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 दैट इज 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 23516, 2 + 3 + 1 6। इसी को हम लोग कहते हैं रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में आपको लैटिस पैरामीटर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर देंगे।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल पैरामीटर्स के ऊपर में। देखिए, ये एक क्यूबिक सेल है जिसमें आपको दिख रहा होगा, इस क्यूबिक सेल में ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है और ये जेड है। तो इस क्यूबिक सेल का एक्स डायरेक्शन में जो डायमेंशन है उसको यहाँ पर बी मान लीजिए। इस क्यूबिक सेल का वाई डायरेक्शन में जो डायमेंशन है उसको सी मान लीजिए, और इस क्यूबिक सेल का जेड डायरेक्शन में जो डायमेंशन है उसको ए मान लीजिए। तो ये ए, बी और सी, इनको हम लोग कहते हैं एक्सियल पैरामीटर। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए आपका ए है, तो ए के अलावा जो दो एक्सिस आपको दिख रहा है, ए जेड एक्सिस पर है, तो इसके अलावा जो दो एक्सिस दिख रहा है, इसके बीच का जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा। और ये मान लीजिए आपका बी है, तो इस बी जो कि एक्स एक्सिस पर है, ये मान लीजिए जब बी एक्स एक्सिस पर है तो इसके अलावा जो दो एक्सिस बचा दैट इज वाई और जेड, इनके बीच का एंगल हो गया बीटा। और ये जो आपका सी है किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, तो क्या बचा एक्स और जेड, तो इनके बीच का एंगल हो गया गामा। तो ये अल्फा, बीटा, गामा, इनको हम लोग कहते हैं एक्सियल एंगल। तो ये जो एक्सियल एंगल्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, और ये जो एक्सियल लेंथ है ए, बी, सी, इन्हीं को कहा जाता है सेल पैरामीटर। अब देखिए स्टूडेंट, इन सेल पैरामीटर्स दैट इज ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा को वैरी करके 7 तरीके का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है। हालांकि एक अगस्टे ब्राविस नाम के साइंटिस्ट आए, वो कहे कि टोटल 14 तरीके का क्रिस्टल लैटिस, 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ब्राविस सिस्टम को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसको ब्राविस लैटिस सिस्टम कहते हैं, जिसके आधार पर 14 तरीके का क्रिस्टल स्ट्रक्चर दुनिया को बताया गया। लेकिन जब सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात होगी तो इन सेल पैरामीटर को वैरी करके 7 तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको मैं इनको याद करने का भी तरीका बताऊंगा। पहले आप देखिए क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है। ये जो सेल पैरामीटर है बी, ए और सी, ये तीनों बराबर होते हैं जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, और साथ में अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों 90 डिग्री भी होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है टेट्रागोनल, इसमें देखा जाता है कि अल्फा, बीटा, गामा तो क्यूबिक के जैसे ही 90 डिग्री होते हैं, लेकिन ए बी के बराबर होगा लेकिन सी के बराबर नहीं होगा। मतलब अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ए और बी बराबर हो जाए और सी के बराबर ना हो, लेकिन अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री हो जाए, तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा। उसी तरीके से जब ए, बी, सी, ये आपको ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है और ये सी दिख रहा है, तीनों आपस में अलग हो जाए, लेकिन अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो इस तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, ऑर्थोरोम्बिक के बाद मोनोक्लिनिक की बात आएगी। मोनोक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए, बी, सी तीनों आपस में जब अलग हो जाएंगे और अल्फा गामा तो 90 डिग्री होगा लेकिन बीटा के बराबर नहीं होगा। मतलब अल्फा गामा 90 होगा और बीटा 90 से जब कुछ और हो जाएगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग मोनोक्लिनिक कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब बात करेंगे ट्राइक्लिनिक में। तो ट्राइक्लिनिक में जितने भी सेल पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। मतलब जब ए, बी, सी आपस में अनइक्वल हो जाए, अल्फा, बीटा, गामा ये भी अनइक्वल हो जाए, और ये तीनों में अनइक्वल तो रहें लेकिन तीनों में कोई भी 90 डिग्री नहीं हो,
तो ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग ट्राइक्लिनिक कहते हैं, जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। मतलब ट्राइक्लिनिक में ए बी सी तीनों अनइक्वल, अल्फा बीटा गामा तीनों अनइक्वल और 90 के भी बराबर, तीनों में से कोई नहीं होगा। इसके बाद बात आएगी हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ए और बी आपस में बराबर होते हैं। हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है, ए और बी आपस में बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा 90 है लेकिन गामा 120 डिग्री है। इसके बाद हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब आप देख लिए होंगे तो लास्ट है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तीनों आपस में बराबर, अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर, लेकिन तीनों में आपस में बराबर है लेकिन 90 के बराबर नहीं होता है। तो क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ये 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। याद कैसे कीजिएगा, तो आप सबसे पहले CTOMTHR याद रखिएगा। C माने क्यूबिक, T माने टेट्रा, गोनल ऑर्थोरोम्बिक, M मतलब मोनोक्लिनिक, T मतलब ट्राइक्लिनिक, H मतलब हेक्सागोनल, R मतलब रोम्बोहेड्रल। पहले यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद इधर लिखिएगा ABC, A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री। इस तीनों को यहाँ रिपीट कर दीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है लेकिन यहाँ पर वेरी कर दीजिए। अल्फा बीटा बराबर नॉट इक्वल टू गामा, फिर इसमें भी नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, सॉरी ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, दिस इज ए बी सी। और फिर यहाँ पर क्या कीजिए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ तो भाई आप तीनों को रिपीट किए थे। अब नीचे आइए, फिर इसको रिपीट कर दीजिए, फिर इसको रिपीट कीजिए 2 बार और यहाँ पर इनको वेरी कीजिए। अल्फा गामा 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा, और फिर यहाँ पर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कीजिए, अब ट्राइक्लिनिक में तो याद भी रखना है, कोई किसी के इक्वल नहीं होता है, याद रखना है। इसके बाद ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, है ना, यहाँ पर से इसको हटा दीजिए, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 गामा 120 डिग्री। यहाँ रोम्बोहेड्रल में ए बी सी बराबर अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर तो है लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक से भी इसको याद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, जब 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पता चला तो अगस्टे ब्रेविस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में 4 तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सिंबल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो उन्होंने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के मदद से 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया और पाया कि क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले सेल में 3 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से ऑब्जर्व किया। उसके बाद जब टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा, तो उनको सिंपल क्यूबिक दिखा और बॉडी सेंटर्ड दिखा, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड वहां नहीं दिखा। ऑर्थोरोम्बिक में उन्होंने देखा तो सिंपल क्यूबिक दिखा, फेस सेंटर्ड दिखा, बॉडी सेंटर्ड दिखा और एंड सेंटर्ड दिखा। और मोनोक्लिनिक में जब उन्होंने देखा तो सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक उनको दिखा। ट्राइक्लिनिक में जब उन्होंने देखा तो केवल सिंपल क्यूबिक दिखा। हेक्सागोनल में जब उन्होंने देखा तो मिक्स्ड दिखा, उसमें तो एंड पर भी हो जाता है, 2 अपोजिट फेसेस पर, बॉडी के सेंटर पर, तो उनको एक मिक्स स्ट्रक्चर दिखा। और रोम्बोहेड्रल में उन्होंने जब देखा तो केवल एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर उनको दिखा। तो इस आधार पर उन्होंने कहा 3 2 5 4 9 2 11 1 12 2 13 और 1 14, टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर 14 होते हैं। किसके हिसाब से, ब्रेविस क्रिस्टल लैटिस सिस्टम के हिसाब से। तो ये मैंने आपको पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। अब अगले वीडियो लेक्चर से हम लोग जब स्ट्रक्चर पढ़ लिए तो आप प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।